हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कोर प्लस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर राशि मैम और आप और हम यहाँ पे साथ मिलकर पढ़ते हैं अपने केमिस्ट्री के नए नए कॉन्सेप्ट्स को और अपनी केमिस्ट्री की फाउंडेशन को बनाते हैं स्ट्रॉन्ग। तो देखते हैं आज की क्लास में हम करने क्या वाले हैं। इज मैटर अराउंड अस प्योर? ये अगर आपको याद हो, हम अपनी क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे थे, जिसका टाइटल क्या है बच्चे? इज मैटर अराउंड अस प्योर? क्या जो भी चीजें हमारे आसपास मौजूद है, हमारे सराउंडिंग्स में प्रेजेंट है, क्या वो सारे मैटर प्योर हैं या फिर नहीं है? राइट? जैसा कि हमें पता है कि हमारे आसपास जो भी चीजें प्रेजेंट हैं, उनमें से वो सभी चीजें जो मास ऑक्यूपाई करती हैं, जैसा कि हम अपने 9th क्लास के बच्चे चैप्टर नंबर 1 में क्या पढ़कर आए? मैटर इन आर सराउंडिंग्स, यानी कि हमारे आसपास क्या क्या मैटर प्रेजेंट है। वहां पर हमने एक चीज को पढ़ा था कि आखिर जो हम मैटर वर्ड यूज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है। राइट? तो वहां हम ये सीख कर आए कि मैटर का मतलब है हमारे आसपास, हमारे इर्द गिर्द मौजूद वो सभी चीजें जो क्या करती हैं, जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और जिनका होता है कुछ ना कुछ मास। राइट? वो सभी चीजें आती हैं किसके अंदर? मैटर के अंदर। और वही हमने एक और चीज सीखी कि जो मैटर है वो काफी सारे छोटे टाइनी पार्टिकल्स को साथ में मिलाकर बनाया जाता है। क्या सीखा था हमने? मैटर is made up of tiny particles। जो हमारा मैटर है, क्या है मैटर? आपके रूम में प्रेजेंट एक टेबल, वो क्या है? एक मैटर है भाई, स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है ना, और कुछ मास भी है, तो वो मैटर है। वैसे ही आपके सामने जो टीवी है, वो क्या है? वो भी एक मैटर है। इसी तरीके से आपके आसपास बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो कि मैटर कहलाती हैं। ओके? और वो सभी के सभी मैटर बनाए कैसे गए हैं, बने कैसे हुए हैं? अगर ये सवाल आए तो उसका एक ही जवाब है। वो क्या है? कि वो सभी मैटर जो हैं वो टाइनी पार्टिकल्स को साथ में मिलाकर बनाए गए हैं। राइट? उसके बाद क्या बच्चे? क्या जो मैटर है, आज क्या देखना है? जो मैटर है वो जो हमारे आसपास मौजूद चीजें हैं, क्या वो प्योर हैं या फिर नहीं है? ठीक है? तो इसके हिसाब से मैटर जो है, या तो वो प्योर मैटर हो सकता है या फिर वो इम्प्योर हो सकता है। ठीक है? तो ये हमें देखना है। तो आगे चलते हैं और इस बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर को पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं। लास्ट लेक्चर में बच्चे क्या हमने पढ़ा, उसका हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्विक रिवीजन। क्या क्या देख कर आए, क्या क्या सीख कर आए। सबसे पहले पढ़ा कंपाउंड्स क्या होते हैं, क्या होते हैं देखते हैं। हमने मैटर समझ लिया कहाँ? चैप्टर नंबर 1 में। लेकिन वो मैटर प्योर है या नहीं है, वो हम सीख रहे हैं कहाँ? चैप्टर नंबर 2 में आकर। या तो वो मैटर प्योर हो सकता है, राइट, या फिर नहीं भी हो सकता है, इम्प्योर होगा। अब जब बच्चे मैटर प्योर है, तब वो कैसे क्लासिफाई किया जाता है? 2 तरीकों से। कौन सी क्लासेस? प्योर में
या तो आएंगे एलिमेंट्स या फिर वो हो सकता है कंपाउंड, राइट। प्योर वर्ड का मतलब क्या है? हमारे लिए जब हम केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उस प्योर वर्ड का मतलब क्या होगा? उस प्योर वर्ड का मतलब होगा कि उसके अंदर प्रेजेंट सभी पार्टिकल्स जो हैं वो एक जैसे हैं, राइट। और इम्प्योर का मतलब क्या है? कि उसके अंदर डिफरेंट प्योर सब्सटेंसेस का मिक्सचर बन गया है। अब एलिमेंट्स में हमने देखा था या तो एलिमेंट्स मेटल हो सकते हैं या फिर नॉन मेटल्स, या वो एलिमेंट्स भी होते हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की ही बीच की प्रॉपर्टी शो करते हैं। क्या शो करते हैं? मेटल और नॉन मेटल की इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी। वर्ड यूज किया था हमने इंटरमीडिएट। मेटल और नॉन मेटल जो प्रॉपर्टीज दिखाते हैं उसके बीच की प्रॉपर्टी शो करता है। कौन? मेटेलॉइड। ओके, ये तो हमने एलिमेंट्स में डिस्कस किया। फिर बच्चे कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड जो है वो सब्सटेंस है जो बनता है डिफरेंट एलिमेंट्स को मिलाकर। और वो मिलाना कैसे है? केमिकली कंबाइन करके, राइट। कंपाउंड की डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा था? सब्सटेंस विच इज फॉर्म्ड फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट्स बाय केमिकली कंबाइनिंग देम। क्या करते हैं? केमिकल बॉन्ड फॉर्म करते हैं, केमिकली उन्हें कंबाइन करके एक कंपाउंड बन जाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल H2O वाटर कितनी सारी जगह पे यूज करते हैं हम। ये जो H2O है ये क्या है बच्चे? ये एक कंपाउंड है। क्यों कहा कंपाउंड है? क्योंकि जरा फॉर्मूला ही देख लो ध्यान से। H2O इसका मतलब हुआ हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। क्या है इसके पास? हाइड्रोजन और साथ ही में ऑक्सीजन भी तो है। तो यानी कि इस कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड? वाटर H2O, इसके अंदर क्या हो रहा है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ केमिकली कंबाइन करता है, एक केमिकल बॉन्ड बनाता है, तब बनाता है H2O कंपाउंड को। ठीक है, तो हमने कंपाउंड के अंदर क्या किया है? हमने कंपाउंड के अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स को केमिकली कंबाइन करके एक सब्सटेंस बनाया जो कहलाएगा कंपाउंड। ओके, देन व्हाट इज मिक्सचर? इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं? मिक्सचर्स होते हैं। अब मिक्सचर का मतलब क्या है? जब आप पढ़ते हैं प्योर सब्सटेंसेस के बारे में, प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं। वहीं जब हम मिक्सचर की बात करते हैं तब वहां हम दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स कर देते हैं। ठीक है, पर ध्यान देने वाली और इम्पोर्टेंट चीज क्या है? वो ये है कि जिस तरीके से हम कंपाउंड के केस में एलिमेंट्स को क्या करते हैं? केमिकली कंबाइन करते हैं, वैसा मिक्सचर के केस में नहीं होता। मिक्सचर में हम सिंपली कुछ प्योर सब्सटेंसेस को लेते हैं और उन्हें मिक्स कर देते हैं, राइट। अब इस मिक्सचर के अंदर आती हैं दो टाइप्स। पहला होमोजीनियस मिक्सचर। यहाँ पे होमो का मतलब क्या हुआ? एक जैसा। कौन से मिक्सचर होमोजीनियस होंगे? जो ऐसे होंगे जो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन रखते होंगे। कहीं से भी देखो सब कैसे लगेंगे? एक जैसी कॉम्पोजिशन रखते होंगे। क्या होगी? होमोजीनियस के केस में सेम कॉम्पोजिशन रहेगी थ्रू आउट द मिक्सचर, पूरे के पूरे मिक्सचर में। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था
सॉल्ट इन वाटर का सोल्यूशन या फिर शुगर इन वाटर का सोल्यूशन। अगर हम चीनी को घोलते हैं पानी में या फिर नमक को घोलते हैं तो बच्चे वो सोल्यूशन हमें कैसा दिखता है, पूरा थ्रू आउट एक जैसा, राइट। टेस्ट करते हैं, पीते हैं तो टेस्ट भी पूरे में सेम आता है, यानी कि सॉल्ट इन वाटर या शुगर इन वाटर की जो कॉम्पोजिशन है वो कहलाएगी यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखो एक और चीज है, वो क्या कि इसके जो कंपोनेंट्स हैं इनडिस्टिंग्विशेबल होंगे, इनडिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट्स। सबसे पहले कंपोनेंट्स का क्या मतलब है मैम, ये बताइए। तो कंपोनेंट्स का मतलब है वो मिक्सचर जिन जिन अलग अलग प्योर सब्सटेंसेस से मिलाकर बनाया गया है वो सभी उस मिक्सचर के कंपोनेंट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लें नमक को आपने पानी में डाला, ठीक है, तो उस मिक्सचर के अंदर यानी कि सॉल्ट इन वाटर मिक्सचर के अंदर जो है आपके कौन से कंपोनेंट है, एक तो नमक है, सॉल्ट लिया आपने, और दूसरा क्या है, वाटर, पानी है। तो सॉल्ट और वाटर दोनों कहलाएंगे कंपोनेंट्स उस मिक्सचर के। अब हम कह रहे हैं होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर इनडिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि हम ये नहीं बता पाएंगे कि कहाँ पर नमक है और कहाँ पर पानी है, अलग अलग नहीं रहते, दोनों साथ मिलकर ऐसा होमोजीनियस यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन बनाते हैं कि वो दोनों कंपोनेंट इनडिस्टिंग्विशेबल बन जाते हैं। दूसरा बच्चे हमने देखा हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। हेट्रोजीनियस का क्या मतलब है, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है इनके अंदर, क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन का क्या मतलब है, जैसे हम कह रहे हैं होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर सभी तरीके से मिक्सचर एक जैसा लगता है, राइट, सारे पार्टिकल्स एक साथ सिमिलर पैटर्न बनाते हैं, ठीक है। पर हेट्रोजीनियस के अंदर क्या होगा, जो आपके कंपोनेंट्स हैं वो आपको अलग अलग नजर आएंगे, डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट्स बन जाते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि उस केस में नॉन होमोजीनियस नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है, ठीक है। ये क्या थे टाइप्स ऑफ मिक्सचर, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। व्हाट इज अ सॉल्यूशन, एलॉयज। व्हाट इज अ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या पढ़ा, ये एक तरीके का होमोजीनियस मिक्सचर होता है, राइट, जैसे कि शुगर सॉल्यूशन या फिर सॉल्ट सॉल्यूशन। अब उसके बाद क्या देखा था कि ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा जब आप एक सॉलिड को या गैस को किसी लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करोगे तभी आप वर्ड यूज करेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन कैसा हो सकता है, गैस इन गैस सॉल्यूशन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल एयर, एयर क्या है, हमारी एयर यानी कि हमारे आसपास जितनी भी हवा है उसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट गैसेस हैं, राइट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कितनी सारी गैसेस हैं जो आपस में होमोजीनियस सॉल्यूशन बना रही हैं। क्या है एयर, एक होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, ठीक है। फिर हमने देखा सॉल्यूशन जो है वो सॉलिड इन सॉलिड भी हो सकता है, एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में घुल के भी एक सॉल्यूशन यानी कि अलॉय बनाता है, उसे क्या कहते हैं हम, अलॉय। व्हेन सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन होता है तब,
ठीक है। मेटल्स जो हैं डिफरेंट, वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एलॉयज फॉर्म करते हैं। ये एलॉयज जो हैं इनके काफी सारे यूजेस होते हैं हमारी डेली लाइफ में। अब देखते हैं आज के लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। जब हमने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा, अब हमें क्या पढ़ना है कि कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे निकालेंगे किसी भी सॉल्यूशन की। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इस वर्ड का क्या मतलब होता है, कौन सा वो सॉल्यूशन है जिससे आप कहेंगे हाँ ये सैचुरेटेड है, या कौन सा ऐसा सॉल्यूशन है जिससे आप कहेंगे कि ये एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, कैसे आप किसी भी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। व्हाट इज ए सस्पेंशन, सस्पेंशन के बारे में पढ़ेंगे। ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है और इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखना है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। हमें पता है सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, राइट। दो टर्म्स और पढ़ी थी, क्या, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जब भी सॉल्यूशन वर्ड का यूज किया जाएगा तब दिमाग में आना चाहिए कि ये जो सॉल्यूशन है आखिर ये किन किन कंपोनेंट्स से बना है। ऑब्वियसली सवाल आएगा कि ये किन चीजों को आपस में मिलाकर बनाया गया, राइट। तो उसके लिए क्या वर्ड है, जो होते हैं हमारे कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, उनके लिए दो वर्ड्स, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। एक कहलाता है क्या, सॉल्यूट, और दूसरा सॉल्वेंट। अब सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्यूट वो कंपोनेंट है जो जाकर दूसरे कंपोनेंट में डिसॉल्व होगा, घुलेगा दूसरे कंपोनेंट के अंदर, वो क्या कहलाएगा, सॉल्यूट। और सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट वो कंपोनेंट है सॉल्यूशन का जो अपने अंदर सॉल्यूट को डिसॉल्व करता है। और कैसे पहचानेंगे, मैम आपने अभी बताया कि सॉल्यूशन तो हर किसी चीज का हो सकता है, गैस इन गैस, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन अ लिक्विड, बहुत सारे टाइप का हो सकता है। तो अगर कोई सॉल्यूशन हमें दिया गया तो हम कैसे पहचानेंगे कौन सा कंपोनेंट डिसॉल्व हो रहा है और कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो अपने अंदर दूसरे कंपोनेंट को डिसॉल्व कर रहा है, ये कैसे बताएंगे। तो जो सॉल्यूट है जनरली ऐसा होता है कि ये लेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा, ठीक है। यानी कि सॉल्यूट कितने अमाउंट में होगा, कम अमाउंट में, लेस अमाउंट में सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होगा। और सॉल्वेंट जो होता है ये जनरली हमेशा हाई अमाउंट में प्रेजेंट होगा आपके सॉल्यूशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, जब सॉल्ट इन वाटर सॉल्यूशन है, राइट, तो इसके अंदर कितना, सॉल्ट की क्वांटिटी तो कम रहेगी, सॉल्ट जाकर घुलेगा किसमें, पानी में। तो पानी जो है वो सॉल्ट को अपने अंदर डिसॉल्व करता है। तो वो पानी क्या है, वो पानी क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट। ये अपने अंदर क्या करता है, सॉल्यूट को डिसॉल्व करता है। और सॉल्ट जो है, नमक, ये क्या होगा, सॉल्यूट। वो सॉल्यूट जो जाकर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता है। In a solution, the relative proportion of the solute and solvent can be varied. अब ये देख लिया कि एक solution solvent और solute से मिलाकर बनाया जाता है, लेकिन क्वांटिटी जो दोनों की है वो तो कम ज़्यादा की जा सकती है। solute ज़्यादा कर दो, solvent कम कर दो, है ना। अगर मैं नमक बढ़ाती जाऊं और ज़्यादा डालती जाऊं, नमक की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, पानी की कम हो जाएगी। तो कह रहे हैं एक सॉल्यूशन के अंदर
जो सॉल्यूट है और सॉल्वेंट है उनका जो रिलेटिव प्रोपोर्शन है। रिलेटिव प्रोपोर्शन से क्या मतलब, ये मतलब कि रिलेटिव प्रोपोर्शन उनका जो अमाउंट है दोनों का, उससे हम वेरी कर सकते हैं, उसे हम बदल सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। क्या कह रहा है, इस चीज पे डिपेंड होगा, किस पे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे, कितने अमाउंट में सॉल्यूट प्रेजेंट है, कहाँ, सॉल्यूशन के अंदर। उस पे क्या डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन जो है क्या वो एक डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा या फिर वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा या फिर वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा, राइट। तो ये तीन अलग अलग तरीके के सॉल्यूशंस आ गए आपके पास। एक सॉल्यूशन डाइल्यूट सॉल्यूशन हो सकता है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हो सकता है या फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन हो सकता है। अब इन तीनों का कौन डिसाइड करेगा कि क्या सॉल्यूशन डाइल्यूट है या कॉन्सेंट्रेटेड है या फिर सैचुरेटेड है, ये डिपेंड करता है आपके सॉल्यूट के अमाउंट पे कि आपने कितना सॉल्यूट ऐड किया, राइट। अब यहां देखिए ये एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है, जरा देखिए इस सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा अमाउंट में आपको दिखेगा क्या, पानी, राइट। मान लो मैंने पानी लिया और उसके अंदर कुछ कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल डाले हैं जो कि ब्लू इन कलर होते हैं, ठीक है। कॉपर सल्फेट कैसा होता है, ब्लू इन कलर होता है। मैंने पानी लिया और उसके अंदर एक दो क्रिस्टल कॉपर सल्फेट के डाल दिए, थोड़ा सा डाला। अब यहाँ क्या हुआ, इस केस के अंदर जो सॉल्यूट है वो बहुत ही ज्यादा वेरी वेरी लेस अमाउंट में प्रेजेंट है, राइट। बहुत ज्यादा कम है सॉल्यूट, और जो सॉल्वेंट है वो हाई अमाउंट में प्रेजेंट है, ओके। तो इस केस में क्या होगा कि आपको ज्यादातर क्या दिख रहा है कि ये तो पानी ही है, ज्यादा कलर चेंज भी नहीं आया इसके अंदर, राइट। ये क्या कहलाएगा, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन, क्योंकि इसके अंदर जो पानी है, सॉल्वेंट है, उसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है और उसके कंपैरिजन में सॉल्यूट बहुत कम थोड़ा सा है, तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाएगा। अब देखिए कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, जैसे जैसे आपने और कॉपर सल्फेट डाला, अब कलर देखिए कैसा हो गया, राइट, डार्क ब्लू हो गया, क्योंकि अब आपने ज्यादा अमाउंट में कॉपर सल्फेट डाला है। तो ये क्या बन गया, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बन गया। इसके बाद देखिए यहां देखिए ये क्या है, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स जो नीचे जाके बॉटम ऑफ द बीकर में बैठ गए हैं। क्यों बैठ गए, देखिए डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया, सबसे पहले सोचो सिर्फ पानी लिया आपने सिर्फ थोड़ा सा, बहुत ही कम कॉपर सल्फेट डाला, आपने उसको डिसॉल्व किया। आप देख के कहेंगे अरे ये तो पानी ही लग रहा है, पता नहीं चल रहा कि कुछ कलर ब्लू कलर आया भी है या नहीं आया, राइट। उस केस में आप कह देंगे हमने एक बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन बना दिया। अब आप क्या करेंगे, और कॉपर सल्फेट ऐड करेंगे, घुल रहा है, सारा मिक्स हो रहा है, आपने बना दिया एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन डार्क ब्लू कलर का। उसके बाद और ऐड करते रहिए क्या, कॉपर सल्फेट। कब तक, तब तक जब तक वो जो है सॉलिड वो नीचे बॉटम में इकट्ठा ना होने लगे, राइट। जब वो पॉइंट आएगा ना बच्चे, जब कॉपर सल्फेट कहेगा अब मैं और नहीं घुल सकता, या फिर पानी मना कर देगा कि बहुत हो गया, बस इतना ही कॉपर सल्फेट था जिसे मैं अपने अंदर बैठा सकता था, अब और नहीं चाहिए, राइट। जब वो पॉइंट आ जाएगा वो कहलाएगा सॉल्यूशन एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके अंदर क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ
सॉल्यूट है, जितना ज्यादा हो सकता था उतना सॉल्यूट वो ले चुका है, अब और नहीं लेगा। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, जितनी लिमिट थी, जितना घोल सकते थे उतना पानी ने अपने अंदर ले लिया कॉपर सल्फेट, अब वो और डिसॉल्व नहीं करने वाला, तो वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, अब इन्हीं तीनों के अंदर डाइल्यूट है, कॉन्सेंट्रेटेड है या फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, इन तीनों में क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ अमाउंट चेंज कर रहे हैं हम। किसका अमाउंट, सॉल्यूट का, राइट। सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट के अमाउंट को बदलकर, चेंज करके उसकी क्वांटिटी को हमने सॉल्यूशन को डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड बना दिया और कॉन्सेंट्रेटेड से सैचुरेटेड बना दिया। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का क्या मतलब है भाई, एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर, देखिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर बात कर रहा है, अ सॉल्यूशन दैट हैज डिसॉल्व्ड एज मच एज सोल्यूट इट इज कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग। क्या कह रहा है, एक किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या होगा बच्चे, एक सॉल्यूशन उतना अमाउंट सोल्यूट का डिसॉल्व कर चुका है, कितना, जितना वो कैपेबल था, जितनी उसके अंदर कैपेसिटी थी उतना उसने सोल्यूट डिसॉल्व कर लिया, अब और नहीं कर सकता, तब हम क्या कहेंगे, इट इज ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब हमारा सॉल्यूशन के अंदर इतना सोल्यूट आ जाएगा जितना वो सॉल्यूशन कैपेबल है डिसॉल्व करने के, तब हम कह देंगे कि हमने एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना दिया। When no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature, it is called saturated solution, right? ये एक और definition हो गई। When no more solute can be dissolved, मतलब ग्लास में पानी लिया, चीनी डाली, घुल गई, एक और चम्मच लिया, घोला, वो भी घुल गई, ऐसे ही डालते रहे, कब तक, जब तक वो चीनी घुल रही है। पर एक पॉइंट ऐसा आएगा, एक टाइम पे वो चीनी पानी के अंदर नहीं घुलेगी। क्यों नहीं घुल रही, ऐसा क्या हो गया, क्योंकि वो जो सॉल्यूशन है वो क्या कर चुका है बच्चे, वो ऑलरेडी जितना सॉल्यूट, जितनी शुगर अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता था, जितने का वो क्या था, कैपेबल था, उतनी शुगर वो ऑलरेडी डिसॉल्व कर चुका है, अब और नहीं कर सकता। ठीक है, तो उस पॉइंट पे आप क्या कहोगे, अब और चीनी नहीं घुल रही, यही कहेंगे, अब और चीनी नहीं घुल रही पानी में, यानी कि when no more solute can be dissolved in a solution, अब और चीनी नहीं जाएगी, नहीं घुलेगी। No more solute can be dissolved in a solution at a given temperature, तब हम क्या कहेंगे कि वो एक saturated solution बना चुका है। The amount of the solute present in the saturated solution at this temperature is called its solubility. जो saturated solution बना है उसके अंदर जो amount of solute है, कितने amount में solute गया, कितने quantity में गया, वो amount of solute जो प्रेजेंट है किसमें, इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में उसे हम क्या कहते हैं, उस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी घुलने की क्षमता कितनी थी, उतनी ही थी जितना वो मैक्स टू मैक्स घुल पाया, राइट। मैक्सिमम घुलने के बाद उसने पानी में क्या बनाया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया।
तो द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। ओके, समझ आ गया? यहाँ देखिए, यहाँ क्या हो रहा है बच्चे, एक आपने सोल्यूट लिया था और उससे आपने पानी में घोला था, राइट? अब आप डिसॉल्व करते रहे कब तक? जब तक ये ना कहा पानी ने कि अब मेरे अंदर और जगह नहीं बची, अब मैं और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकता, राइट? आपने तब तक किया। अब क्या हुआ, ये क्या बन गया, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन ने क्या किया, इस सॉल्यूशन ने उतना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपने अंदर डिसॉल्व कर लिया है जितना मैक्सिमम ये कर सकता था, ठीक है? और वो करके इसने बना दिया एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए, एक सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, आप क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट में डाल के एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रहे हैं। ये चीनी देखिए क्या है, शुगर। ये चीनी कब तक घुली, तब तक घुलेगी जब तक मैक्सिमम अमाउंट पे ना पहुंच जाए। पहुंच गई भाई, अब देखो अब नहीं घुल रही, यानी कि नो मोर शुगर इज डिसॉल्विंग। अब इससे ज्यादा चीनी जो है वो नहीं घुलने वाली, नहीं घुल रही, तभी तो नीचे जाके बैठ गई। यहां से क्या पता चला कि ये जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है, तभी अब ये और सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर रहा। When no more solute can be dissolved in a solution at a given temperature, it is called saturated solution. अब चीनी जो है वो और नहीं घुल सकती। No more sugar can be dissolved in this tea, right? तो ये क्या है, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है। नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने देखा सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, तो देखेंगे कि अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए, यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा क्या, अगर बच्चे आपने ये समझ लिया एक बारी कि सैचुरेटेड का मतलब क्या है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है, तो आप इजीली 2 मिनट में समझ जाएंगे कि अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, राइट? देखिए, सैचुरेटेड में हमने बोला वो सॉल्यूशन जिसके अंदर अब और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं किया जा सकता, राइट? वहां पे वो क्या बन गया, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया। अनसैचुरेटेड का क्या मतलब होगा, वो सॉल्यूशन जो अभी सैचुरेटेड नहीं बना है, अभी उसके पास बहुत जगह है, ठीक है, बहुत खाली जगह है, अभी और सॉल्यूट घुल सकता है, तब वो क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। If the amount of solute, ये ध्यान रखना है, चाहे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं या फिर हम अनसैचुरेटेड की बात कर रहे हैं, दोनों के अंदर हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? सॉल्वेंट की बात नहीं कर रहे, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को वेरी नहीं कर रहे, हम किससे ज्यादा या कम कर रहे हैं, सॉल्यूट के अमाउंट को, ठीक है? If the amount of solute contained in a solution is less than the saturation level, अगर जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर अमाउंट होता है किसका, सॉल्यूट का, वो क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब बना तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ना मैक्सिमम अमाउंट है सॉल्यूट का विच कैन बी डिसॉल्व्ड, जो घोला जा सकता है, सॉल्यूट, चीनी, नमक, पानी में, है ना, उसका मैक्सिमम अमाउंट प्रेजेंट होता है किसमें, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन से टर्म आती है सैचुरेशन
लेवल। सैचुरेशन लेवल किसका? सॉल्यूट का। इसका क्या मतलब हुआ? सैचुरेशन लेवल। इसका मतलब ये है कि वो जो हम बार बार ही बोल रहे हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर हाईएस्ट अमाउंट, मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट होता है सॉल्यूट का, तो वो जो अमाउंट है वो है क्या? सैचुरेशन लेवल। किसका सैचुरेशन लेवल? सॉल्यूट का किसी सॉल्यूशन के अंदर। तो अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो एक सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है वो क्या है? कम है। क्या है बच्चे? वो लेस है। लेस देन किससे? किससे कम है? वो कम है सैचुरेशन लेवल से। तब वो क्या कहलाएगा? वो सॉल्यूशन को हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेशन नहीं आया है, ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन अभी नहीं बना। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये समझेंगे कि अभी इसके अंदर, इस सॉल्यूशन के अंदर और जगह खाली है। अगर आप और सॉल्यूट डालेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा। Different substances in a given solvent have different solubilities at same temperature. एक सेम टेम्परेचर पर अलग अलग सॉल्यूट की, अलग अलग सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबिलिटी, घुलने की जो क्षमता है उस सॉल्यूट की किसी सॉल्वेंट के अंदर, वो अलग अलग होगी, चेंज होगी। यहाँ देखिए ये क्या है बच्चे? एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है। क्यों है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन? क्योंकि ये सॉल्यूशन जो है ये अभी भी और जगह खाली रखता है अपने अंदर। अभी ये और कैपेसिटी है, रखता है कि और ज्यादा सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सके, राइट। ये अनसैचुरेटेड है। एक बार लास्ट स्लाइड पे चलिए, ये सैचुरेटेड था। देखिए इसके अंदर क्या जगह है? खाली सॉल्यूट के जाने के लिए। आप कहेंगे मैम नहीं है, राइट, इसके अंदर और जगह नहीं है खाली, तो सॉल्यूट और डिसॉल्व नहीं हो पाएगा, तभी इसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन अगर आप यहाँ आए तो इनके पास तो जगह खाली है ना, तो ये अभी सैचुरेशन लेवल से कम अमाउंट में सॉल्यूट रखते हैं अपने पास। तो हम क्या कहेंगे? आपके अंदर और सॉल्यूट डाल सकते हैं, राइट। इस सॉल्यूशन में और सॉल्यूट डिसॉल्व होने की अभी कैपेसिटी है, तो इसीलिए इसे कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में समझ आया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन। देखिए स्टार्टिंग में हमने क्या सोचा बच्चे कि हम बार बार डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट के अमाउंट के बारे में या फिर सॉल्वेंट के अमाउंट के बारे में, राइट। तो वहीं से ये टर्म आती है कॉन्सेंट्रेशन की। कॉन्सेंट्रेशन मतलब हमें ये पता चले कि आखिर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है किसी सॉल्वेंट के अंदर, राइट। उस सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन हमें बताएगी कितना सॉल्यूट आपने कितने सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया है। The concentration of a solution is the amount of solute present in a given amount of solution or amount of solute dissolved in given mass or volume of solvent। ठीक है, दोनों तरीकों से निकल सकता है। या तो आपकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है जो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है। क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, राइट। या फिर द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन ए गिवन अमाउंट, मास या वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्वेंट। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या होगी? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। जब भी आपको पूछी जाएगी
कॉन्सेंट्रेशन, किसकी कॉन्सेंट्रेशन है? सॉल्यूशन की। जो आपने एक सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करके बनाया एक सॉल्यूशन, उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है? तब आप क्या करोगे? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो होगा उससे डिवाइड करेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन से। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगी? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगी। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। ये देखिए, देर आर वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। एक सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को निकालने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। क्या करेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब यहां से कैसे सीखेंगे? मास बाय मास, यानी कि सॉल्यूट का भी मास चाहिए और सॉल्यूशन का भी मास चाहिए। परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन, तो परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, ये एक फॉर्मूला हो गया। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। अब क्या कर रहे हैं? मास लेना है सॉल्यूट का और वॉल्यूम लेना है सॉल्यूशन का। क्या करेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो आप क्या कर सकते हो बच्चे? कॉन्सेंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन के लिए दो तरीके से निकाल सकते हो। या तो आप देंगे मास बाय मास परसेंटेज में, या फिर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट पे चलते हैं, एक क्वेश्चन से समझते हैं एग्जाम्पल। अ सॉल्यूशन कंटेन 40 grams of common salt and 320 gram of water. Calculate the concentration in terms of mass by mass percentage of solution. सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर ये पहचानिए क्या सॉल्यूट है और क्या है सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट कम अमाउंट में होता है, तो हम बोल देंगे सॉल्यूट जो है इस क्वेश्चन के अंदर वो क्या है? हमारा कॉमन सॉल्ट है। राइट, अब उसका अमाउंट क्या है वो आपको गिवन है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 40 ग्राम्स। अब देखिए किस में आपने डिसॉल्व किया, किस में किया? 320 ग्राम ऑफ वाटर में। यानी कि हम लिखेंगे जो सॉल्वेंट है हमारा यहाँ पर वो हो जाता है वाटर। ठीक है, और उस वाटर का अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है? 320 ग्राम्स। ओके, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कंसंट्रेशन देनी है, पर किस फॉर्म में देनी है? मास बाय मास परसेंटेज की फॉर्म में। अब मास बाय मास परसेंटेज का पहले फॉर्मूला लिखिए। कॉन्सेंट्रेशन विल बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब वैल्यूज डालिए। मास ऑफ सॉल्यूट हम जानते हैं 40 ग्राम्स है, मास ऑफ सॉल्यूशन भी चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या है? मास ऑफ सॉल्वेंट। राइट, तो सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? कैसे हमें पता चलेगा मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है? राइट, कैसे पता चलेगा? पता चलेगा दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मासेस को ऐड करके। क्यों? देखिए आपका जो सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट, बस यही दो कंपोनेंट्स हैं। तो अगर आप
सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मासेस को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, बनने वाले सॉल्यूशन का मास। तो कैसे निकालेंगे हम मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट से। ओके, मास ऑफ सॉल्यूट क्या है 40 ग्राम्स प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट 320 ग्राम्स, यहां से आ गया 360 ग्राम्स क्या हमारा मास ऑफ सॉल्यूशन। अब वैल्यूज डालते हैं कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्मूले में। मास ऑफ सॉल्यूट क्या है 40 ग्राम्स, मास ऑफ सॉल्यूशन 360 ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 100, राइट। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ मास बाय मास परसेंटेज। ठीक है, हमने क्या निकाला, मास बाय मास परसेंटेज की फॉर्म में कॉन्सेंट्रेशन इस गिवन सॉल्यूशन की। इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, एक एग्जाम्पल हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या पढ़ना है, व्हाट इज ए सस्पेंशन, राइट। हमने देखा था सॉल्यूशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन की निकाली, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखे। अब नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, व्हाट इज ए सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम। सॉल्यूशन के अंदर फर्स्ट लाइन थी होमोजीनियस सिस्टम, राइट। सॉल्यूशन क्या था, होमोजीनियस था, लेकिन सस्पेंशन क्या है, नॉन होमोजीनियस सिस्टम in which solids are dispersed in liquid are called suspension। देखिए ये भी बता रहा है कि जो देखिए यहां पर ये भी बता रहा है क्या कि इसके अंदर क्या है, लिक्विड के अंदर सॉलिड डिस्पर्स्ड है। डिस्पर्स्ड का मतलब क्या होगा, किसी चीज के अंदर जाकर फैल जाना, डिस्पर्स हो जाना। ठीक है, तो सस्पेंशन में क्या है, सॉलिड डिस्पर्स है किसमें, लिक्विड्स में। और ये कैसा टाइप का मिक्सचर है सस्पेंशन, नॉन होमोजीनियस है। अ सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर आप कह रहे हैं सस्पेंशन नॉन होमोजीनियस है तो उसी से आपको क्या पता चल जाएगा, वो सिस्टम जो नॉन होमोजीनियस होगा होमोजीनियस नहीं है, तो वहां से वो क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस हो जाएगा। तो सस्पेंशन क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व। सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो डिसॉल्व नहीं होंगे, नहीं घुलेंगे, बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। यानी कि जो सस्पेंशन है नंबर 1 वो क्या है आपका, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। उसके अंदर आपको साफ साफ दिखाई देंगे अलग अलग कंपोनेंट्स, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ ये पानी लीजिए और उसमें सैंड, मिट्टी को घोल दीजिए। कुछ टाइम बाद क्या होगा बच्चे, ये होगा, क्या होगा, सैंड पार्टिकल्स नीचे जाके बैठ जाएंगे और पानी अलग से दिखेगा। हमने हेट्रोजीनियस मिक्सचर में कहा था डिस्टिंग्विशेबल कंपोनेंट्स होते हैं, देखते ही अलग अलग दिखते हैं, हमें दिख रहे हैं ना अलग अलग, सैंड अलग से दिख रही है और वाटर अलग से, राइट। तो ये क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसके अंदर क्या होगा, जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं, इस सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो पानी में जाकर डिसॉल्व नहीं होंगे, घुलेंगे नहीं, वो क्या करेंगे, सिर्फ सस्पेंड हो जाएंगे, कहाँ, पानी के अंदर।
और जब थोड़े टाइम के लिए आप उसे साइड में रखोगे तो सारे के सारे पार्टिकल्स नीचे जाके बैठ जाएंगे और सैंड अलग से दिखेगी और उसके ऊपर आपको वाटर अलग से नजर आएगा। पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन आर विजिबल टू नेक्ड आईज। पार्टिकल्स हमें ऐसे ही साफ साफ आंखों से नजर आते हैं। सैंड के पार्टिकल्स जब पानी में डालोगे तो आप उन्हें खुद अपनी आंखों से देख पाओगे, राइट। तो क्या कह रहा है, सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं वो हमें विजिबल होते हैं नेकेड आईज से। वहीं जब हमने सॉल्यूशन पढ़ा था तब हमने देखा था पार्टिकल्स जो सॉल्यूशन के हैं वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं और नेक्ड आईज से विजिबल भी नहीं होते। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। जो सस्पेंशन के बारे में हमने पढ़ा उसकी क्या क्या खास चीजें हैं, खास प्रॉपर्टीज हैं। सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कैसा मिक्सचर है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन रखने वाला मिक्सचर है। द पार्टिकल्स ऑफ अ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय नेक्ड आईज। देखिए नेक्ड आईज से सामने देखते ही पता चल जाएगा कहाँ वाटर है और कहाँ सैंड है, राइट। The particles of a suspension scatter a beam of light passing through it and make it path visible. क्या करते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट करते हैं। आपने एक लाइट सोर्स टॉर्च लगाया, यहाँ पे क्या रखा, सॉल्यूशन, सॉल्ट इन वाटर सपोज। ये क्या करेगा, ये नहीं करता क्या, नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, क्योंकि सॉल्यूशन लाइट को स्कैटर नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लाइट का जो पाथ है वो हमें विजिबल नहीं होगा, नहीं दिखाई देगा। पर ये देखिए सस्पेंशन के केस में क्या है, इसके पार्टिकल्स स्कैटरिंग कर सकते हैं, किसकी, लाइट की। इसी वजह से ये क्या करते हैं, जो पाथ ऑफ लाइट है उसको विजिबल कर देते हैं। जब आप यहाँ से लाइट पास करोगे तब आपको ये पाथ ऑफ लाइट, लाइट के जाने का रास्ता साफ साफ दिखाई देगा। किस वजह से, स्कैटरिंग की वजह से। वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट करते हैं, पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन करते हैं। एक और केस है कोलॉइड का, ये भी क्या करते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट करते हैं। ये हम नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी क्या थी, हमारी प्रॉपर्टीज थी सस्पेंशन की। कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं। द सॉल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन व्हेन द सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, दैट इज अ सस्पेंशन इज अनस्टेबल। जैसे कि बच्चे अगर हम ग्लास में लें पानी, सॉल्ट डाल दीजिए, नमक, ओके, घोलोगे डिसॉल्व हो जाएगा, राइट। क्या बन जाएगा, सॉल्ट का सॉल्यूशन। अब अगर मैं कहूं कि आप इस सॉल्ट सॉल्यूशन को ऐसे ही रख दीजिए कम से कम 5-10 मिनट के लिए, छोड़ दीजिए इसे, ठीक है, आपने छोड़ दिया, ठीक है मैम। क्या कुछ टाइम के बाद ऐसा होगा कि सॉल्ट के पार्टिकल्स अलग लेयर बना लेंगे और वाटर के अलग, मतलब आपको दिखेगा कि मैम इस ग्लास में नमक ना नीचे जाके बैठ गया। ऐसा होता है, कभी भी नहीं होता, राइट, नहीं होगा ऐसा। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं बच्चे, स्टेबल, स्टेबल होते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। उनके कंपोनेंट्स अलग अलग नहीं हो जाते कुछ टाइम के बाद। पर वहीं अगर आप ग्लास में वाटर लें और उसमें सैंड मिक्स करें, ठीक है, तो जैसे ही आप इसे 2-3 मिनट के लिए ही छोड़ेंगे, उसके बाद क्या देखेंगे कि जो सैंड है वो तो बॉटम में है और जो वाटर है उसकी ऊपर एक लेयर बन गई, राइट। यानी कि जैसे ही आपने थोड़े से समय के लिए इस सस्पेंशन को छोड़ा तो क्या हुआ,
जैसे ही आप इस सस्पेंशन को छोड़ेंगे तो आपके जो कंपोनेंट्स हैं, राइट, सैंड और वाटर जिनसे आपने मिला के सस्पेंशन बनाया, वो दोनों अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे। और यहीं से हम क्या कहेंगे कि जो सस्पेंशन है वो होता है क्या, अनस्टेबल, स्टेबल नहीं है। किसकी तरह, सॉल्यूशन की तरह स्टेबल नहीं है। They can be separated from the mixture by the process of filtration. Obviously, अगर मिट्टी पानी में घुल गई है, एक फिल्टर पेपर लेकर आप उससे छानेंगे अगर, तो फिल्टर पेपर में ऊपर ऊपर सारी मिट्टी निकल जाएगी और पानी नीचे आ जाएगा। तो उसमें से आपने पानी मिट्टी को अलग कर सकते हो आराम से सस्पेंशन में से। कैसे, फिल्ट्रेशन से। When the particles settle down, the suspension breaks and it does not scatter light anymore. ये ध्यान देने वाली बात है। जब आपने मिट्टी को पानी में घोला, राइट, जब तक वो डिस्पर्स रहेंगे क्या, सॉइल सैंड के पार्टिकल्स पानी में, तब आपने लाइट पास करी, स्कैटरिंग होगी, राइट, क्योंकि अभी वो एक सस्पेंशन है। जैसे ही आपने उसे थोड़े टाइम के लिए छोड़ा, तब क्या हुआ, हुआ ये कि पानी अलग और सैंड अलग हो गई, क्योंकि सस्पेंशन अनस्टेबल होते हैं। अब जब ये अलग अलग हो गए तब क्या नहीं दिखाएंगे, अब ये लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीख लिया, कॉन्सेंट्रेशन क्या होती है, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है, राइट, कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे हम किसी सॉल्यूशन की, सस्पेंशन भी पढ़ा और सस्पेंशन की डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली। अगर आपको हमारे किसी भी लेक्चर के नोट्स चाहिए पीडीएफ फॉर्मेट में, आप स्कोर प्लस की ऐप पे जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्कोर प्लस फाउंडेशन। और साथ ही में आपको नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करना है, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू सो मच।